नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइड एडिफिकेशन। दोस्तों, आज हम लोग ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्किल का एरिया निकालना सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रायंगल के बारे में। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है। मान लेते हैं जहाँ पर ये A एंगल है, इसके सामने की साइड को हमने स्मॉल a मान लिया। बी एंगल के सामने की साइड को स्मॉल b, सी एंगल के सामने की साइड को स्मॉल c। अगर हम तीनों साइड को ऐड कर दें a प्लस बी प्लस सी, तो ये हमें निकल के आता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज ABC का पेरीमीटर निकल के आता है। इस पेरीमीटर को हम अगर 2s बोलें, 2s इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। s इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस। ये हमारे किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। अगर हमें तीनों साइड गिवन है तो हम इससे त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पर AB को अगर बेस मान लें और C से एक लाइन ड्रॉ करें जो कि AB को D पॉइंट पर मिले, इसे हम हाइट बोल देते हैं, और ये 90 डिग्री एंगल पर मिलती है AB को। इट मीन्स AB परपेंडिकुलर CD। इतनी बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर CD जो है ये हो जाएगा हाइट, स्मॉल h। एरिया का फार्मूला बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 b इंटू h को हम बेस मान लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे देखते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? ऐसे ट्रायंगल जिनके ऑल साइड आर इक्वल। मान लीजिए ये ट्रायंगल हमारे पास गिवन है ABC। इसकी साइड हमने मान ली स्मॉल a, साइड स्मॉल a। तो इसके एरिया का फार्मूला बनेगा √3/4 साइड स्क्वायर। अब एक चीज और याद रखनी है कि किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। ये हमें ध्यान रखना होगा। अब मान लीजिए C से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो AB पर मिलती है D पॉइंट पे। CD परपेंडिकुलर AB, ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो ये जब भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में CD परपेंडिकुलर AB होगी तो यहाँ पे AD इज इक्वल टू DB होगा। ये लाइन एक दूसरे के इक्वल होंगी। यही जो CD है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, इसी को हम माध्यिका भी बोलते हैं।
माध्यिका भी बोलते हैं। इस माध्यिका की हाइट h मान लें और हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर ये लाइन AC है, ये A है, AD हो जाएगा a/2 क्योंकि ये पूरी AB है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो उससे हम h की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले से देखें तो tan 60 इज इक्वल टू h/a/2, √3 इज इक्वल टू h/a/2, h इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2 a। ये इसकी माध्यिका की लंबाई होगी। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर साइड A है तो उसकी माध्यिका की लंबाई h इज इक्वल टू √3/2 होगी और उसका एरिया √3/4 साइड स्क्वायर होगा। ये तीनों पॉइंट हमें याद रखने हैं। अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, A से सीधा एक लाइन खींचते हैं जो D पे मिलता है BC पर, और C से एक लाइन खींचते हैं जो सीधा मिलता है AB पर E पर। इसी तरीके से B से एक लाइन खींचते हैं जो F पर मिलता है CA पर। ये तीनों लाइन 90 डिग्री पर हम ड्रॉ करते हैं। ये तीनों लाइन जो हैं AD, CE, BF, ये सब माध्यिका हैं। ये जिस पॉइंट पे मिलती हैं इसे हम G बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि CG रेशियो GE की अगर हम बात करें तो ये 2:1 में सब आपस में एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, 2:1 में। तो अभी हमने h की वैल्यू निकाली √3/2 इंटू a। इसको हम 2 और रेशियो 1 में डिवाइड कर लें तो CG रेशियो GE निकल के आता है a/√3 रेशियो a/2√3। इनकी ये अलग अलग वैल्यू निकल के आती है। यहाँ पर a/√3 जो निकल के आया है ये किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में परिवृत्त की त्रिज्या है। परिवृत्त क्या होता है? मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सर्किल जो बनेगा इसकी जो रेडियस होगी ये त्रिज्या है। यहाँ हम a/2√3 की अगर बात करें तो ये किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंतःवृत्त की त्रिज्या है। ये हमें याद रखना है। अंतःवृत्त ये सर्किल होता है अंतःवृत्त, तो इसकी जो रेडियस होगी r1, ये इसका a/2√3 है। आगे देखते हैं क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले समझेंगे समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बोलेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की बात करें, इसके आमने सामने की साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं, ABCD। अगर D पॉइंट से AB पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, ये इसकी हाइट हो जाएगी। इसका एरिया होगा आधार गुणे ऊंचाई, बेस इंटू हाइट।
अगला है समचतुर्भुज, रोम्बस। रोम्बस की बात करें, अगर ये ABCD एक रोम्बस है, तो रोम्बस की सारी साइड क्या होती है? इक्वल होती हैं। और इसके जो डायगोनल होते हैं, मान लीजिए एक डायगोनल AC है D1, BD है D2, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करते हैं। इसका एरिया का फार्मूला बनेगा 1/2 D1 इंटू D2। आगे देखते हैं अब समलम चतुर्भुज। समलम चतुर्भुज, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है? अगर ये ABCD एक ट्रेपेजियम है, इसकी दो साइड क्या होती? पैरेलल होती हैं। AB पैरेलल टू CD, और दो साइड नॉन पैरेलल होती है, जैसे AD एंड BC। ये क्या है? नॉन पैरेलल साइड। अगर D पॉइंट से AB पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो ये इसकी हाइट होगी। तो इसका फार्मूला बनेगा एरिया का 1/2, जो साइड हैं पैरेलल साइड है उनका सम, मतलब AB प्लस CD इंटू हाइट। ये इसका फार्मूला बनेगा। आगे देखते हैं सर्किल। मान लीजिए एक सर्किल गिवन है, इसका सेंटर O है। O सेंटर से एक लाइन हमने ड्रॉ करी सर्किल पर, ये इसकी रेडियस हो गई। इसी लाइन को अगर हम बढ़ा दें सीधा, तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा, स्मॉल d। ये होता है d इज इक्वल टू 2r। अगर हम इसको A पॉइंट ले लें, A पॉइंट से अगर हम पूरा चक्कर लगा के फिर यहीं A पॉइंट पर आ जाएं, तो ये इसकी परिधि होती है। परिधि, सरकमफ्रेंस, होती है 2πr। और एरिया का फार्मूला बनेगा πr²। इतनी बात क्लियर हुई? अब मान लीजिए हम सेंटर से रेडियस और ड्रॉ करते हैं जो B पॉइंट पे टच करती है। ये OA और OB के बीच में थीटा डिग्री का एंगल बनाती है। तो अगर हम इस AB कर्व की बात करें, तो AB कर्व की लंबाई अगर हमें फाइंड करनी है, तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरे परिधि की जो लंबाई है उसी से कट हुआ है। तो 2πr कितने एंगल पे कट हुआ है? थीटा एंगल पे, अपॉन 360, क्योंकि टोटल एंगल क्या है? 360 डिग्री। तो ये कर्व की लंबाई होगी AB। और इसका एरिया हमें फाइंड करना, अगर है इस वृत्तखंड का एरिया फाइंड करना है, तो इसका एरिया जो निकलेगा वो πr² इंटू थीटा अपॉन 360। ये इसका एरिया। अब मान लीजिए कोई अर्धवृत्त है, इसकी रेडियस कैपिटल R मान लेते हैं अर्धवृत्त की। तो इसका D तो 2r ही होगा, कि जो परिधि होगी वो हो जाएगी तुम्हारी πr प्लस 2r। तो पाई प्लस 2 बाहर r। इसका जो एरिया का फार्मूला बनेगा πr² अपॉन 2। कैपिटल R माना है, कैपिटल R, स्मॉल r भी मान सकते हैं। या अगर हम बोले कि इसी सर्किल का, इसी रेडियस पे इसी सर्किल का
अर्धवृत्त का फार्मूला क्या बनेगा? तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। ये बात क्लियर हो गई? अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर तथा 29 मीटर लंबी हैं। इस खेत में 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा? अब देखिए यहाँ पर हमें एक त्रिभुजाकार खेत गिवन है, जिसकी साइड हमें दी है 20 मीटर। मान लेते हैं a इज इक्वल टू 20 मीटर, b इज इक्वल टू 21 मीटर, c इज इक्वल टू 29 मीटर है। अब देखिए सबसे पहले हमें इस खेत का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 साइड गिवन है, तो हम सबसे पहले इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। 2s की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो 20 प्लस 21 प्लस 29, तो 2s की वैल्यू आ जाएगी 70 मीटर। तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 35 मीटर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। हमें ये फार्मूला पता है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। एस की वैल्यू है 35, 35 माइनस 20, 35 माइनस 21, 35 माइनस 29। इसको हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 35, 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 6। इसके हम फैक्टर कर लेंगे। 35 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 7, 15 को 5 मल्टीप्लाई 3, 14 को 7 मल्टीप्लाई 2, 6 को 3 मल्टीप्लाई 2। तो इसको हम रूट से बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 210 मीटर स्क्वायर। ये हमारे ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो अब इसमें पूछा क्या गया है, 25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च क्या होगा पूरे खेत में? तो 1 मीटर काटने का खर्च क्या है? 25 रुपए। तो 210 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर होगा, काटने का खर्च क्या हो जाएगा? 25 गुणे 210। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5250 रुपए, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की परिमिति कितनी है? देखिए इस क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं इसकी साइड जो है वो है 3x, 4x और 5x। इसकी पेरीमीटर हम मान लेते हैं 2s। तो 2s इज इक्वल टू हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 12x। s की वैल्यू आ जाएगी 6x। इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 216 वर्ग सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 216। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमें फार्मूला पता हुआ है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी इज इक्वल टू 216। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 6x, s माइनस ए 6x माइनस 3x, 3x, s माइनस b 6x माइनस 4x, 2x, s माइनस c 6x माइनस 5x आ जाएगा x। ये पूरी वैल्यू रूट में इज इक्वल टू 216।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 216, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, एक्स इज इक्वल टू 6। एक्स की वैल्यू आ गई 6। हमें पूछा क्या गया पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना है 2s इज इक्वल टू 12x। ये हमारा पेरीमीटर है। तो 12 इंटू 6 इज इक्वल टू 72 मीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:3 है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। इनके आधार की लंबाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, अगर कोई ट्रायंगल है, ये हमने बताया था कि ये ट्रायंगल है, ये इसका बेस है आधार, और ये उसकी ऊंचाई है h। तो ट्रायंगल के एरिया का फार्मूला क्या बनता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये बनता है। तो एक त्रिभुज मान लेते हैं A1 जिसका एरिया है अपॉन A2, कितना दिया है 4/3। दिस इम्प्लाइज A1 के लिए हमने फार्मूला लिख लिया 1/2 B1 इंटू H1। A2 के लिए हमने फार्मूला लिख लिया 1/2 B2 इंटू H2 इज इक्वल टू 4/3। अब देखिए, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है 3:4, मतलब H1 इज इक्वल टू 3, 1/2 से 1/2 कैंसिल, B1 अपॉन B2, H1 की वैल्यू 3, H2 की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 4/3। दिस इम्प्लाइज B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू हो गया 16/9। B1 रेशु B2 कितना आ जाएगा 16:9। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार खेत का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है। जो बेस है ऊंचाई का 3 गुना है, मतलब b इज इक्वल टू 3h। यदि खेत की फसल काटने का खर्च 100 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से 1350 रुपए हो तो इसका आधार ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम खेत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, टोटल खर्च कितना हो रहा 1350, कितने रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से है 100 रुपए। ये आ जाएगा 13.50 हेक्टेयर। एरिया कितना आ गया 13.50 हेक्टेयर। अब इसको वर्ग मीटर में हमें कन्वर्ट करना है। तो 13.50 में 10,000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में आ जाएगा वर्ग मीटर में। तो ये आ जाएगा 13,5020 और 1,35,000 वर्ग मीटर। इसका एरिया आ गया। अब देखिए, हमारे पास एरिया का फार्मूला हमको पता है। एरिया का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और ये किसके इक्वल है 1,35,000 के इक्वल है। यहाँ पे h की वैल्यू हम बेस की फॉर्म में पुट कर देते हैं। तो 1/2 बेस इंटू b/3 इज इक्वल टू 135,000। बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 135,000 इंटू 6। अब यहाँ पर हम इसको फैक्टर कर लेते हैं। देखिए, इसको फैक्टर कैसे करेंगे, 135 को हम पहले ब्रेक करते हैं। तो 135 को ब्रेक कर लेंगे 15 × 9 में, और 15 को ब्रेक करेंगे 5 × 3। 9 को तो हम ऐसे ही रहने देते हैं, और इस 6 को d×2 में ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ से हमें 3 मिल जाएगा बाहर। जब b की वैल्यू हम निकालेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। यहाँ से 9 है तो 9 से भी 3 बाहर आ जाएगा।
और ये 5 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 10, मतलब एक जीरो बढ़ जाएगा तो यहाँ 4 जीरो हो जाएंगे, तो 2 जीरो बाहर, मतलब 100 बाहर, तो ये आ जाएगा 900 मीटर। इसका आधार कितना आ गया? 900 मीटर, जो कि सही आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 2 गुना है। यदि इसका क्षेत्रफल 72 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आधार तथा ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आधार तथा ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है इसकी। देखिए, समांतर चतुर्भुज का हमने फॉर्मूला बताया था। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है इसके एरिया का बेस इंटू हाइट। एरिया का फॉर्मूला होता है, बोल रहा है समांतर चतुर्भुज का आधार ऊंचाई से 2 गुना है, मतलब बेस इज इक्वल टू 2h। ये बात समझ में आई? इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर हम बेस को 2x मान लेते हैं तो h को x मानेंगे कि ये इसका 2 गुना है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हमने ये लेट कर लिया, बेस इज इक्वल टू 2h। तो यहाँ पर हम एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, b इंटू एच हमें दिया हुआ है 72, b की वैल्यू रख लेते हैं, तो 2h मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू 72, h स्क्वायर इज इक्वल टू 36, h इज इक्वल टू 6 मीटर, सेंटीमीटर में आएगा 6 सेंटीमीटर। तो बेस क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6, 12 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हमने बताया था कि जो भी समचतुर्भुज होता है तो हम रोम्बस बोलेंगे। इसके जो डायगोनल होते हैं वो आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं। इसकी प्रत्येक भुजा क्या है? 20 सेंटीमीटर लंबी। हमने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लिखा। एक डायगोनल हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये कोई D1 है, ये D1 है, D1 क्या है? 24 सेंटीमीटर। तो ये आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी काटते हैं और इक्वली डिवाइड भी करते हैं। ये बात समझ में आई? तो इसको हम 12 लिख लेंगे। हमें एक डायगोनल अभी फाइंड करना है, इसको हम D2 लिख लेंगे। अब देखिए, ये 90 डिग्री पर है। जब ये 90 डिग्री पर है तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो ये 20 है, ये 12 है, तो ये क्या हो जाएगा? D2। यहाँ पे इसको हम इस वाली साइड को, इतने को, इसको हम x मान लेते हैं, तो D2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो x की वैल्यू हम जब पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 16। इतनी बात क्लियर हुई? x की वैल्यू आ जाएगी 16, तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 32। तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 D1 इंटू D2। 1/2 D1 की वैल्यू 24, D2 की वैल्यू 32। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 गुणे 32, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 4000 चक्कर लगाता है। पहिया की त्रिज्या ज्ञात करनी है। हमें पहिया की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए, अगर ये 4000 चक्कर लगा रहा है, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? 88 किलोमीटर। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 88,000 मीटर हो जाएगा। तो एक चक्कर लगाने में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? 88
1000 अपॉन 4000, ये जी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 22 मीटर। इसका मतलब एक चक्कर लगाने में ये पहिया 22 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है। अब समझते हैं। मान लीजिए ये एक सर्किल है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया किसी ने चलना और ये पूरा चक्कर लगाया और ये यहाँ पर फिर आ गया। तो इसने एक पूरा चक्कर लगाया, तो ये मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इस पहिए की परिधि हो जाएगी। इस पहिए की परिधि कितनी हो गई, 22 मीटर। तो हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 मीटर। आर इज इक्वल टू हो जाएगा 22 बटे 2 पाई, और पाई की वैल्यू होती है 22 बटे 7, तो 22 गुणे 22 बटे 2 गुणे 22 बटे 7, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कैंसिल, 3.5 मीटर इसका सही आंसर। इसकी त्रिज्या आ गई 3.5 मीटर, ऑप्शन बी। आ गया क्लियर। अब यहीं पर एक चीज और बता देते हैं। मान लीजिए कोई सर्किल है, जैसे मान लीजिए ये सर्किल है, इसकी त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो परिधि आप निकालोगे तो वो 44 सेंटीमीटर होगी, और इसका जो एरिया होगा वो 154। ये चीज समझ में आई। तो ये आपको ओरली याद रखना पड़ेगा कि 7, 44, 154 किसी भी सर्किल के लिए त्रिज्या 7 है, परिधि 44 है, एरिया 154 होगा। अब अगर त्रिज्या दोगुनी होती है, त्रिज्या कितनी हो गई, दोगुनी, मतलब 14 हो गई, तो परिधि भी दोगुनी हो जाएगी, 88। एरिया क्या होगा, एरिया 4 गुना हो जाएगा, 616। इस तरीके से ये बढ़ेगा। एरिया क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये आर होता है, यहाँ पर 2 पाई आर होता है, मतलब आर सिंगल ही होता है, बट यहाँ पाई आर स्क्वायर होता है, आर की 2 पावर होती है। तो हम ये 2 टाइम्स बढ़ रहा है, तो ये भी 2 की पावर 2 टाइम्स बढ़ेगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब यही केस हाफ में भी होता है। अब ये हाफ अगर होता, जैसे 3.5 जो यहाँ पर आया था हमारा 3.5, ये हाफ हो रहा, परिधि इसकी हाफ हो जाएगी, परिधि आ जाएगी आपकी 22, जो अभी निकली थी हमारी परिधि, ये आई थी। लेकिन अगर इसका एरिया फाइंड करते तो 1/4, 1/2 का होल पावर, तो 154 का 1/4, तो ये आ जाएगा 38.5। ये बात क्लियर हो गई। इसको आप डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे आगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है। मान लीजिए प्रारंभिक त्रिज्या जो है ये हमने r मान ली, तो हमारा एरिया क्या निकलेगा, पहले वाला पाई आर स्क्वायर। किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि, त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो। अब हमने त्रिज्या मान ली r+1, वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो इसका जो एरिया निकलेगा, इसको हम A1 मान ले रहे हैं, ऊपर वाले को, इसको A2, पाई r+1 का होल स्क्वायर। ये वाला जो है पाई r+1 का होल स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से 22 वर्ग सेंटीमीटर ज्यादा है।
तो हम इसको लिख लेंगे, पाई बाहर कर लेंगे, r+1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22। इसको सॉल्व करेंगे, आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22 बटे पाई। पाई की वैल्यू हम लिखेंगे 22/7, 22 नीचे रहेगा 7 ऊपर आ जाए, 22 से 22 कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2r इज इक्वल टू हो जाएगा 7 - 1 आ जाएगा 6, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इनिशियल रेडियस इसका क्या था, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अभी अभी जस्ट हमने बताया था, अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो या 7 सेंटीमीटर मीटर या कुछ भी 7 यूनिट है, तो इसकी परिधि होती है 44, उसका क्षेत्रफल होता है 154। 44 से अगर हम 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा 37 यूनिट इज इक्वल टू, अगर 37 सेंटीमीटर के है तो 154 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये बात क्लियर हो गई। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दो वृत्तों के व्यासों का योग 35 मीटर तथा इनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। हम मान लेते हैं वृत्तों की त्रिज्या जो है r1 और r2 है। यहाँ पर हम r1 को ग्रेटर देन r2 मान लेते हैं, एक बड़ा है एक छोटा। d क्या हो जाएगा, d1 क्या हो जाएगा 2r1 और d2 क्या हो जाएगा 2r2। हमें क्वेश्चन में दिया है व्यासों का योग 35 मीटर है, मतलब d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 35। परिधियों का अंतर दिया है 22 मीटर, तो 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2 इज इक्वल टू 22 मीटर। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखें, 2r1 इसको हम d1 पाई लिख सकते हैं, माइनस इस 2r2 को d2 पाई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 22। d1 माइनस d2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22/पाई। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, ये आ जाएगा 7। d1 माइनस d2 आ जाएगा 7। हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई, d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 35, d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 7। दोनों को हम जोड़ देंगे तो 2d1 इज इक्वल टू हो जाएगा 42, d1 इज इक्वल टू हो जाएगा 21 मीटर। d2 की वैल्यू निकाल लेंगे तो d2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 14 मीटर। पूछा गया है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो छोटा वृत्त कौन सा हो जाएगा, जिसकी त्रिज्या छोटी होगी। तो d2 इज इक्वल टू 14 है, तो r2 क्या हो जाएगा 7 मीटर। यहाँ r2 की वैल्यू आ गई 7 मीटर। तो हमें एरिया फाइंड करना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, त्रिज्या अगर 7 मीटर है तो एरिया 154 मीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है तथा इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है, दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देखिए, हम बना लेते एक वृत्त, इसके अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया। मान लीजिए एक ये स्क्वायर है, ये इसके अंतर्गत खींचा, ये सेंटर है, इस सेंटर से इसका डायगोनल जा रहा है। हम वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं r। तो अगर इस a b c d इस वर्ग की बात करें तो AC क्या हो जाएगा, डायगोनल। AC डायगोनल कितना हो जाएगा 2r। AC क्या है, डायगोनल। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, साइड
√2 इज इक्वल टू 2r। साइड इसकी कितनी आ जाएगी, r अपॉन √2 इंटू 2 इज इक्वल टू √2r। अब कह रहा है इसी त्रिज्या के अर्धवृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है। मान लीजिए ये एक अर्धवृत्त है, त्रिज्या कितनी है, r, ये r है। मान लीजिए जो स्क्वायर बन रहा है इसकी हम साइड मान लेते हैं स्मॉल ए इसकी साइड मान लेंगे। तो ये अगर टोटल ए होगा तो ये a/2 होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये एक 90 डिग्री एंगल बनेगा, स्क्वायर है। तो इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। r स्क्वायर इज इक्वल टू 5a स्क्वायर अपॉन 4। a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 r स्क्वायर। अगर हम देखें तो ये a साइड का स्क्वायर है, तो और साइड का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एरिया। ये एरिया बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने साइड की वैल्यू निकाली थी √2r, यहाँ साइड का हम स्क्वायर कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2r स्क्वायर। इसको हम a1 मान लेते हैं और इसको a2, एरिया को। a1 अपॉन a2 निकालना है हमें, तो ये 2r स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन 5 r स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा 5 अपॉन 2। a1 रेशियो a2 आ जाएगा 5:2। इसका सही आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 5:2। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। एक आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। यदि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 14:11 हो तो आयत की परिमिति कितनी होगी। आयत की लंबाई और चौड़ाई हम मान लेते हैं 14x और 11x। ये बात क्लियर। आयत का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। r बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर। इसका एरिया कितना आ जाएगा, अभी हमने बताया था 7, 44, 154। ये 3 टाइम्स बढ़ रहा है, 154 पे 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स बढ़ेगा, 154 मल्टीप्लाई 9। ये क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा इस सर्किल का। और जो आयत है, रेक्टेंगल है, उसका एरिया भी यही है। तो एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा 14x इंटू 11x। ये किसके बराबर हो जाएगा, 154 इंटू 9। इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 9 अपॉन 14 इंटू 11। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें निकल आएगी 14 मल्टीप्लाई 3 42, 11 मल्टीप्लाई 3 33। इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, परिमिति इसकी कितनी आ जाएगी, 2l प्लस बी होता है 42 प्लस 33, 150 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। सिंपल क्वेश्चन है, समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ये है।
इसका कर्ण कितना दिया है, हाइपोटेनस 5। हम मान लेते हैं इसका बेस जो है वो स्मॉल ए मान लेते हैं और हाइट भी ए, क्योंकि समद्विबाहु है। समद्विबाहु क्या होता है, दो साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 25, a square is equal to 25 upon 2. This implies a is equal to 5 upon root 2. इतनी बात आ गई। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें साइड मिल गई, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना है, a, ऊंचाई कितनी है, a, 1/2 5/√2 गुणे 5/√2, 25 ये आ जाएगा 4, 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का सही आंसर। ये हमारा एरिया आ गया। तो सही आंसर 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई x हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज के लिए अगर साइड a हो तो इसकी जो माध्यिका की लंबाई होती है √3/2a होगी। यहाँ पर हमें दिया है माध्यिका की लंबाई x, √3/2a इज इक्वल टू दिया है x, a की वैल्यू आ जाएगी 2/√3 x, ये हमारी a की वैल्यू आ जाएगी समबाहु त्रिभुज की साइड। हमें हम एरिया निकालना है, तो एरिया का फार्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, √3/4 साइड की वैल्यू 2/√3 x इंटू 2/√3 x, ये लिख सकते हैं। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 4 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 भी कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन √3। अब अगर हम इस √3 के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो √3/3 x स्क्वायर आ जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, √3/3 x स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे देखते हैं। ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्किल के। अगले वीडियो में हम लोग मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, अपने डाउट्स भी लिखें। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।